वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ओमान। तो भारत और ओमान की सेना के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम क्या है? अल नजाह। इसका आयोजन 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलालाह में किया जाएगा। इस बार इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास की शुरुआत भारत और ओमान के बीच में 2015 में हुई थी और यह अभ्यास हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों यह अभ्यास रेगिस्तानी वातावरण में आयोजित किया जाएगा, यानी कि रेगिस्तानी वातावरण में आतंकवाद से किस प्रकार से निपटा जाए, इसके लिए यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ओमान के साथ और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो ओमान के साथ नसीम अल बहर जो कि एक नौसेना अभ्यास है और ईस्टर्न ब्रिज जो कि एक वायुसेना अभ्यास है। ये अभ्यास भी भारत और ओमान के बीच होते हैं। ओमान की अगर हम बात करें तो यह खाड़ी का एक देश है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमा सऊदी अरब, यूएई और यमन से लगती है। राजधानी इसकी मस्कट है। सुल्तान है यहाँ के हैतम बिन तारिक, राजकुमार हैं थियाजिन बिन हैतम। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। देखिए वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पर ओमान की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित है ओमान और यहाँ पर है इंडिया। 2024 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन भारत में किया गया है और यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अभ्यास लामेतिय भारत और सेशेल्स के बीच हुआ है और अभ्यास सदा तंसी का आयोजन भारत और सऊदी अरब के बीच। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच और मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों हमारे ऐप पर यानी स्टडी करके ऐप पर जनवरी से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लें या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करें तो वहां पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहां से इंस्टॉल करके और ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल का नाम बदल करके अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है, यानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया है। दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था ये चोल साम्राज्य के दौरान एक नौसेना अड्डा था। चोल साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना विजयालय ने की थी और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी तंजावुर और चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दोस्तों इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब श्री विजयपुरम कहा जाएगा। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी यानी DK जोशी। लोकसभा की यहाँ पर एक सीट है और भारत का जो अंतिम बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट बोला जाता है वो इसी द्वीप पर स्थित है। दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो पहला भाग है अंडमान द्वीप समूह और दूसरा भाग है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है जो कि इन दोनों को अलग करता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन जलमार्ग द्वारा अलग किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए 2024 में बदले गए नाम डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम जायस सिटी रेलवे स्टेशन किया गया है।
उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम मां अहोरबा भवानी धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला किया गया है और उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ किया गया है। उत्तराखंड के कोशिया कुटोली का नाम श्री कैंची धाम कर दिया गया है। एक्स यानी ट्विटर के डोमेन का नाम twitter.com से x.com कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन किया गया है। इसके अलावा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम, फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में इसका नाम चंद्रनगर, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग किया गया है और पेटीएम ई कॉमर्स का नाम पे प्लेटफॉर्म किया गया है और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अटल सेतु किया गया है। तो ये 2024 में बदले गए नाम हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस को पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। 14 सितंबर को राजेंद्र सिन्हा का जन्म दिवस भी होता है और उन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। दोस्तों हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और विश्व स्तर पर 600 मिलियन लोगों के द्वारा यह बोली जाती है। अब ये तो बात हुई राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और आपको याद रखना है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975 को और ये नागपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रशांति राम को। तो भारतीय मूल की लेक्चरर प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि यह सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है 9 यार्ड साड़ी। तो इसके लिए ही उन्हें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है और यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों 9 यार्ड साड़ी पुस्तक में सिंगापुर, सिडनी और न्यूयॉर्क में जो तमिल ब्राह्मण परिवार रहते हैं उनकी पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। चलिए कुछ प्रमुख साहित्य पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था 2024 का जेनी एरपेनवेक को और इनकी रचना कैरोस के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी का दिया गया था 2024 का गौरव पांडे को और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी का दिया गया था 2024 का के वैशाली को। इसके अलावा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 राम भद्राचार्य और गुलजार को प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 कृष्ण प्रकाश को प्रदान किया गया है। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 नीलम शरण गौर को प्रदान किया गया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया है। 2023 में इसका 33वां संस्करण प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है, यह भी 33वां सम्मान था। और रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 सुकृता पाल को प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नासिक में। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नासिक में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर जनजातीय समुदाय के छात्रों को 80% रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा, यानी कि इस विश्वविद्यालय में 80% जनजातीय समुदाय के छात्र होंगे। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में केजी से पीजी तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक के रूप में अभी हाल ही में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। लाडला भाई योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार मिला है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है और महाराष्ट्र के
वाधवन में एक बंदरगाह डेवलप किया जाएगा। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। महाराष्ट्र की बेसिक जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। कैपिटल मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर चांदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो दोस्तों, मैक्सिको मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी अब मैक्सिको देश के मतदाता न्यायाधीशों का चुनाव भी कर सकते हैं। मैक्सिको की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है और मैक्सिकन पैसो यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। दोस्तों, मैक्सिको को वर्ष 1821 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। दोस्तों, मैक्सिको के बारे में आपको याद रखना है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा देश है और यह दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ पर 2 लाख से अधिक जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन किस देश में होता है? मैक्सिको में। तो ये है अमेरिका और ये है मैक्सिको। ठीक है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रथम देश डिस्कस कर लेते हैं। तो 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? जापान। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन है? वेनेजुएला। मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है? आयरलैंड। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? घाना। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन है? डेनमार्क। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? चाइना। और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका रंगीन मछली ऐप। तो दोस्तों, सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप की लॉन्चिंग की है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। और इसकी लॉन्चिंग कहां पर की गई थी? ICAR केंद्रीय मीठे पानी के जलीय कृषि संस्थान भुवनेश्वर में। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सी बॉक्स पोर्टल अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रॉम्प्ट DRIPS और जल विद्युत DPR को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को जल शक्ति मंत्रालय ने। हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा। ई एविडेंस ऐप राजस्थान पुलिस के द्वारा। लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वॉलेट ऐप गूगल के द्वारा। उपस्थिति ऐप झारखंड सरकार के द्वारा। ई साक्ष्य न्याय सेतु को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा और न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 11 से 13 सितंबर 2024 तक ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है और इस बैठक की मेजबानी रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरगेई सेवगी के द्वारा की गई थी और इस बैठक में 10 देशों के द्वारा हिस्सा लिया गया था। भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इजिप्ट और संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब। तो इन सभी देशों के द्वारा इस बैठक में हिस्सा लिया गया था। और दोस्तों, इस बैठक के दौरान अभी हाल ही में मलेशिया ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। यानी कि मलेशिया भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, तो इसके लिए उसने आवेदन किया हुआ है। इससे पहले थाईलैंड ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओनील के द्वारा एक शब्द बनाया गया था जिसका नाम था ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रसिया और इंडिया और चाइना शामिल था। फिर इसके बाद ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था।
2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो ब्रिक क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। वर्तमान में इसमें 10 देश शामिल हैं। ठीक है, वो कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चाइना, इजिप्ट, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया और सऊदी अरब। दोस्तों 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है और यह शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में किया जाएगा और इस बार ब्रिक्स की 16वीं बैठक आयोजित की जाएगी। 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा एक बैंक भी बनाया गया था जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय शंघाई, चाइना में है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम की अवधि क्या है? आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। तो भारत सरकार ने 2 वर्ष के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है और मिशन मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान में भारत के अनुसंधान और विकास क्षमता को मजबूत करेगा। यानी कि मौसम और जलवायु से संबंधित जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन मौसम योजना लागू करेगा और आपको याद रखना है कि इसके लिए भारत सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का खर्च करने का भी ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य ने अभी हाल ही में राज्य की सैन्य सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने को मंजूरी दी है। तो अग्निवीरों को राज्य की सैन्य सेवाओं में सीधी भर्ती के दौरान ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि पुलिस और फॉरेस्ट, इसके अलावा उत्पाद शुल्क, अग्निशामक और किसी भी सेवा के लिए नौकरी पाने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे पूर्व अग्निवीरों को। दोस्तों केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना कब लॉन्च की थी? 14 जून 2022 को। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जा सकता है। ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा में अभी हाल ही में सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है और ओडिशा में देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया है। सुरमा पाढ़ी ओडिशा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का भी हाल ही में निधन हुआ है। ओडिशा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है और भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और एक्वाटिक सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत किस उम्र के नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 70 वर्ष और उससे अधिक। सुब्रतो कप अंडर 17 2024 का टाइटल किसने जीता है? मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। आर रविंद्र किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आइसलैंड में। सीताराम येचुरी किस राजनीतिक दल के महासचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसने सीट हासिल की है? फिलिस्तीन। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 15। भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है? 22 भाषाओं। और पोलारिस डॉन मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लें। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। इंसुलिन की खोज बेकिंग और बेस्ट ने की थी। मानव शरीर की उस ग्रंथि का नाम क्या है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा। मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। और लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। और मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। अब हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित की गई है? रेसलिंग। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? मोहम्मद यूनिस। इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक को किसने लिखा है? प्रोफेसर के बी सुब्रमण्यम ने।
झारखंड के सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एनसीडीसी के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किससे नियुक्त किया गया है? आर स्वैन को। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? के कैलाशनाथन ने। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? पोलैंड। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध फुटबॉल से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फुटबॉल बताया हुआ है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या होगा, तो भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लगभग 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप टेस्ट पास का यूज जरूर करें। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है डेली करंट अफेयर्स का, तो वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो आपको चैनल मिल जाएगा। उससे ज्वाइन हो जाएंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।